जनवरी 26 एशिया का सबसे हॉट मार्केट था इंडिया। निफ्टी 26,373 का ऑल टाइम हाई छू रहा था। दुनिया भर के फंड मैनेजर इंडिया की प्रोफाइल पर राइट स्वाइप कर रहे थे। ग्रोथ है, यंग पॉपुलेशन है, कंजम्पशन स्टोरी है। इंडिया इंडिया धोनी मार रहा है वाली वाइब्स थी। कट टू अगस्त 2026, वहीं इंडिया अब एशिया का सबसे कम पसंद किए जाने वाला मार्केट है। वो एक्स जिसे सब ब्लॉक कर रहे हैं, और जो नया फेवरेट महबूब है वो है इंडोनेशिया। और वाइब्स है धोनी के 1 इंच से रन आउट हो जाने वाली। बैंक ऑफ अमेरिका हर महीने दुनिया के बड़े फंड मैनेजर्स का एक सर्वे करता है। बताओ इस बार कौन सा मार्केट पसंद, कौन सा नापसंद। अगस्त वाले सर्वे में 98 फंड मैनेजर शामिल थे। उनके हाथ में $272 बिलियन का पैसा है। ये सर्वे 7 से 13 अगस्त के बीच हुआ। रिजल्ट 32% मैनेजर इंडिया पर नेट अंडरवेट है। अंडरवेट मतलब मान लीजिए इंडिया दुनिया के इंडेक्स में 5% जगह डिजर्व करता है, पर आप अपने पोर्टफोलियो में उसे सिर्फ 3% दे रहे हैं, तो आप इंडिया पर अंडरवेट हैं। आप कह रहे हैं मुझे तुझ पर कम ट्रस्ट है ब्रो। दूसरी तरफ इंडोनेशिया, जो अब तक इस सबसे नीचे वाली कुर्सी पर बैठा था, वहां सेंटिमेंट सुधर गया। जुलाई में 32% लोग उस पर अंडरवेट थे, अब सिर्फ 27। उसका जकार्ता इंडेक्स जून के लो से 20% से ज्यादा ऊपर आ गया। अच्छा, सबसे पसंदीदा एशियन मार्केट कौन सा? ताइवान और जापान का। एंड द वर्स्ट पार्ट इज मई में भी इंडिया इसी लिस्ट में सबसे नीचे था। तब यूएस ईरान वॉर से तेल के दाम भड़के थे, फिर थोड़ा सुधार, अब फिर वही। निफ्टी इस साल करीब 8% नीचे है। एशिया का दूसरा सबसे खराब परफॉर्मिंग मार्केट, और ये लगातार 10 साल की सालाना बढ़त का रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर है। तो केस सिंपल लगता है, मार्केट गिरा इसीलिए लोग नाराज हैं। ना, नहीं। सर्वे कहता है कि ये नापसंदगी बेहतर होती अर्निंग्स के बावजूद आ रही है। देखिए, इंडियन कंपनियां असल में पैसा कमा रही हैं। निफ्टी की टॉप कंपनियों की अर्निंग्स पिछले तिमाही में 18% बढ़ी है। मोतीलाल ओसवाल का अंदाजा सिर्फ 10% का था, यानी कंपनियों ने उम्मीद से ज्यादा कमाया। वैल्यूएशन, लोग बोलते हैं कि इंडिया महंगा है, पर 18 अगस्त को निफ्टी का पी रेशियो था करीब 20.4, और इसका अपना 10 साल का औसत है करीब 23.4। मतलब आज का इंडिया अपने ही इतिहास के हिसाब से महंगा नहीं, बल्कि औसत से सस्ता है। आपने ऐसा सोचा था? बिफोर वी मूव अहेड, पीई रेशियो समझा देती हूँ। पी का फुल फॉर्म प्राइस टू अर्निंग्स रेशो, यानी 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितने पैसे लगाने पड़ेंगे। जितना कम पैसा लगाना पड़े उतना कम पीई, और जितना कम पीई उतना इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट होना चाहिए था, मैथमेटिकली, लॉजिकली, लेकिन नहीं है। और इसी तरफ मेरा इशारा था। तो कंपनियां ज्यादा कमा रही हैं, मार्केट अपनी औसत से सस्ता है, फिर भी दुनिया इसे छोड़कर भाग रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसका सीधा मतलब है ये, मार्केट यहाँ नंबर्स पर रिएक्ट नहीं कर रहा। मार्केट एक कहानी पर, एक नैरेटिव पर रिएक्ट कर रहा है। इकोनॉमिक्स रॉबर्ट शिलर ने इसके लिए एक टर्म दिया, नैरेटिव इकोनॉमिक्स। इंडिया सिंपल है, मार्केट सिर्फ कैलकुलेटर नहीं है। मार्केट एक कहानी से इन्फ्लुएंस होने वाला ऑर्गेनिज्म है, और कहानी वायरस की तरह फैलती है। जब एक कहानी हर टर्मिनल पर, हर मीटिंग में, हर व्हाट्सएप ग्रुप में घूमने लगे, वो कीमतें बना भी देती है और बिगाड़ भी। और 2026 की कहानी का सबसे बड़ा उन्वान क्या है? एआई। इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि इस कहानी में उसका कोई किरदार है ही नहीं। एआई की इस पूरी रेस में असली पैसा 3 चीजों में लगा रहा है। एक चिप, 2 कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, और 3 एआई मॉडल खुद। अब इंडिया के मार्केट पर नजर डालिए। कोटक की एक रिपोर्ट ने इस मार्केट पर ऑलमोस्ट तंज कसते हुए कहा, ओल्ड स्कूल। इंडिया की टॉप 25 कंपनियां किसमें हैं? रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एयरटेल, यानी एनर्जी, फाइनेंस और कंजम्पशन। अच्छी कंपनियां 10 से 18% तक कमा रही हैं, पर इनमें से कोई भी उस एआई वाली फैक्ट्री का हिस्सा नहीं है जो दुनिया बना रही है। इंडिया के पास टैलेंट है, डिमांड है, डिजिटल स्केल है, पर उस बिल्डअप से सीधे
जुड़ा कोई कॉर्पोरेट चैंपियन नहीं है। M&G इन्वेस्टमेंट्स का अंदाजा है कि पिछले 1.5 साल में इंडिया से जो पैसा निकाला उसका करीब 2/3 हिस्सा सिर्फ इसी AI पोजिशनिंग की वजह से गया। इंडिया का वेट MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में पिछले साल के करीब 19% से गिरकर करीब 12% रह गया है। अब देखिए दूसरी तरफ, साउथ कोरिया का मार्केट इस साल करीब 60% ऊपर है। रैली किसने चलाई? सेमीकंडक्टर, मेमोरी और टेक। यूएस रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, ताइवान चमक रहा है। और अभी तो रुको, आयरनी सुन के अच्छा नहीं लगेगा, पर सुन लो। इंडिया का जो इंडस्ट्री टेक से सबसे ज्यादा जुड़ी थी, यानी IT सर्विसेज, वो इस कहानी में हीरो नहीं बल्कि विक्टिम बन गई है। फरवरी 2026 में नए AI कोडिंग टूल्स आए। रिपोर्ट्स ने इनका कनेक्शन एंथ्रोपिक और प्लंथीर जैसी कंपनियों के टूल्स से जोड़ा और इन्वेस्टर्स को डर लगा, अगर AI खुद कोड लिख देगा तो इंडिया की उस $300 बिलियन की घंटे के हिसाब से, बिल घंटे के हिसाब से और काम 70 घंटे के हिसाब से। एनीवे, तो निफ्टी IT इंडेक्स मतलब वो इंडेक्स जिसमें सिर्फ IT कंपनीज लिस्टेड है, जैसे विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL, TCS। वही IT इंडेक्स इस साल 26% से ज्यादा गिरा। थोड़ा और बुरा लगेगा, पर सुन लो, जो इंडस्ट्री बाकी दुनिया का कोड लिखती थी, अब डर है कि उसका खुद का कोड कोई और लिख कर देगा। तो कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, फंड मैनेजर एक कहानी के पीछे भाग रहे हैं और इंडिया उस कहानी में फिट नहीं हो रहा है। अगले चैप्टर में हम दूसरे सवाल पर फोकस करेंगे कि क्या ये फंड मैनेजर खुद से डिसीजन ले रहे होते हैं या सिर्फ एक दूसरे को देखकर दौड़ रहे हैं। I mean, भेड़ चाल। 1936 में जॉन मेनॉर्ड गिन्स ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक अजीब से ब्यूटी कॉन्टेस्ट जैसा है। उस जमाने में अखबारों में एक गेम आता था, 100 चेहरों की तस्वीर छपती थी। आपको सबसे खूबसूरत चेहरा नहीं चुनना होता था, आपको वो चेहरा चुनना होता था जो आपको लगता था कि बाकी सब इसे सबसे खूबसूरत मानेंगे। यानी आप अपनी पसंद नहीं, दूसरों की पसंद का अंदाजा लगा रहे होते थे और जो सबसे अच्छा अंदाजा लगाता वो जीतता। किन्स ने कहा, मार्केट बिल्कुल यही है। आप ये नहीं सोचते कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, आप ये सोचते हैं कि बाकी लोग कौन सा स्टॉक अच्छा समझेंगे और फिर उससे भी आगे कि बाकी लोग क्या सोचेंगे कि बाकी लोग क्या सोचेंगे। एक इन्फिनिटी मिरर वाला हॉल। अब वापस उस BOFA सर्वे पर आइए। वो सर्वे असल में क्या माप रहा है? वो इंडिया की इकोनॉमी नहीं माप रहा, वो नहीं माप रहा कि इंडियन कंपनियां कितना कमा रही हैं, वो सिर्फ इतना माप रहा है कि 98 लोग सोच रहे हैं कि बाकी लोग क्या सोच रहे होंगे। ये सर्वे मार्केट के बारे में कम, फंड मैनेजर्स के दिमाग के बारे में ज्यादा बताता है। और इंसानी दिमाग की कुछ आदतें हैं, रिसेंसी बायस, यानी जो अभी अभी हुआ वही सबसे बड़ा सच लगता है। AI अभी ट्रेंड कर रहा है तो हमेशा ट्रेंड करेगा। फिर फोमो, यानी डर कि कहीं मैं छूट ना जाऊं। साउथ कोरिया 60% ऊपर है तो मैं भी वहीं जाऊंगा, वरना क्लब में सबसे पीछे रह जाऊंगा। और सबसे मजेदार बात, इन ग्लोबल मैनेजर्स के लिए इंडिया के प्रति कोई भावुक लगाव नहीं है। आप और हम अपने देश के स्टॉक से एक इमोशनल रिश्ता रखते हैं। इसे बिहेवियरल फाइनेंस में होम बायस कहते हैं। और लंदन या न्यूयॉर्क के मैनेजर के लिए इंडिया एक एक्सेल शीट की तरह है, तो जब कहानी बदली, इमोशन शून्य था, बटन दबाना आसान था, एग्जिट। फिर सवाल ये है, जब ये सारा फॉरेन पैसा दरवाजे की तरफ भागा तो इंडियन मार्केट पूरी तरह ढह क्यों नहीं गया? इसका जवाब लंदन में नहीं मिलेगा, इसका जवाब नागपुर, इंदौर, जोधपुर, सिरसा, बरेली में मिलेगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इस साल करीब 2.7 लाख करोड़ रुपए के इंडियन शेयर्स बेचे। आमतौर पर इतनी बकवाली मार्केट को 20 से 25% गिरा देता है, पर निफ्टी सिर्फ करीब 8% गिरा। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ एक दीवार खड़ी थी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, यानी हमारे अपने म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन फंड। इन्होंने इस साल करीब 4.16 लाख करोड़ रुपीस के शेयर खरीदे। फॉरेनर्स ने जो भी बेचा इन्होंने उठा लिया और ऊपर से थोड़ा और खरीद लिया। और इस दीवार का ईंधन SIP,
सही है। मार्च 2026 में जिस महीने मार्केट सबसे ज्यादा गिरा, उसी महीने एसआईपी का ऑल टाइम रिकॉर्ड बना 32,087 करोड़ रुपीस। पैनिक के महीने में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट। एफआईआई किस पर रिएक्ट करता है? ब्लूमबर्ग टर्मिनल के एक आर्टिकल पर, फेड के एक मीटिंग पर, लंदन की एक रिस्क कमेटी के फैसले पर, यानी इंडियन इकोनॉमी से जिनका कोई सीधा लेना देना नहीं। और डीआईआई किस पर चलता है? बरेली के एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी के ऑटो डेबिट पर, जिसने 3 साल पहले 5,000 रुपए महीने की एसआईपी लगाई थी और जो अपना पोर्टफोलियो महीने में एक बार भी नहीं खोलता। एक तरफ लंदन की रिस्क कमेटी है, दूसरी तरफ बरेली के अंकल का ऑटो डेबिट है, और फिलहाल बरेली जीत रहा है। ये सोशियोलॉजी का एक बड़ा शिफ्ट है। 2025 में पहली बार डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी फॉरेन इन्वेस्टर्स से ऊपर निकल गई। इंडिया में डीमैट अकाउंट्स की गिनती 22.5 करोड़ पहुंच गई। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगातार 60 से ज्यादा महीनों से पैसा आ रहा है बिना रुके। इसे कहते हैं सेविंग्स का फाइनेंशियलाइजेशन या शेयर मार्केट का डेमोक्रेटाइजेशन। पहले हम इंडियंस का पैसा सोने में, जमीन में, एफडी में सोता रहता था, अब वो मार्केट में जा गया है। जेनजी अपनी पहली सैलरी से एसआईपी शुरू कर रहा है, इन्फ्लुएंसर रील्स बना रहे हैं। निवेश अब एक कल्चर है, एक एस्थेटिक है। पर ये डिसिप्लिन है या सिर्फ ऑटो पायलट है? इन करोड़ों एसआईपी वालों ने अभी तक एक असली लंबा कमर तोड़ बियर मार्केट नहीं देखा है। जब मार्केट सालों तक नीचे रहता है, तब भी क्या ये पैसा हर महीने आता रहेगा, या एक दिन ये ऑटो डेबिट भी बंद होने लगेगा? एसआईपी करो और भूल जाओ, बहुत अच्छी आदत है, जब तक कि भूल जाना ही पूरी स्ट्रैटेजी न बन जाए। और एक टेक्निकल रिस्क भी है, जिसे जानकर फ्लैग कर रहे हैं। जब सारा पैसा एक ही तरह से म्यूचुअल फंड्स के जरिए एक ही तरह के स्टॉक्स में जा रहा हो, तो एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बनता है। भीड़ जब एक ही दरवाजे से अंदर आती है, तो निकलते वक्त भी उसी दरवाजे पर धक्का मुक्की होती है। तो एक तरफ घबराया हुआ ग्लोबल फंड मैनेजर है जो सिर्फ कहानी के पीछे भाग रहा है, दूसरी तरफ शांत भारतीय रिटेल इन्वेस्टर है जो कहानी सुन ही नहीं रहा है। दोनों ही एक्सट्रीम में जा रहे हैं। बुद्ध का मध्यम मार्ग किसी ने नहीं अपनाया है, कम से कम अब तक तो। बेंजामिन ग्राहम ने कहा था, शॉर्ट टर्म में मार्केट एक वोटिंग मशीन है, लॉन्ग टर्म में ये एक तराजू है। शॉर्ट टर्म में कीमत तय करती है भीड़ की भावना, कौन पॉपुलर है कौन नहीं। ये एक पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट है, इलेक्शन नहीं। और अभी वोटिंग चल रही है, और इस वोटिंग में इंडिया को कम वोट मिले हैं क्योंकि उसके पास इस सीजन की सबसे ट्रेंडिंग चीज नहीं है। पर लॉन्ग टर्म में तराजू असली वजन तोलती है, असली कमाई, असली ग्रोथ, असली बिजनेस। शॉर्ट टर्म में मार्केट एक वोटिंग मशीन है, लॉन्ग टर्म में तराजू। फिलहाल वोटिंग चल रही है और इंडिया को कम वोट मिले हैं, और यही वो सबसे बड़ी गलती है जो हम सब करते हैं। हम स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी को एक समझ लेते हैं, ये अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट देश बड़ी लिस्टेड कंपनियों का मूड है, इकोनॉमी 140 करोड़ लोगों की जिंदगी है। वो किसान, वो दुकानदार, वो डिलीवरी पार्टनर, वो स्टार्टअप जो अभी लिस्ट भी नहीं हुआ है। निफ्टी गिर सकता है जबकि गली की दुकान की सेल बढ़ रही हो, और निफ्टी चढ़ सकता है जबकि नौकरियां घट रही हो। 8वें फंड मैनेजर की राय एक चीज है, 140 करोड़ लोगों की इकोनॉमी बिल्कुल दूसरी। तो जब हेडलाइन कहती है इंडिया एशिया का सबसे कम पसंदीदा मार्केट है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की कहानी खत्म हो गई। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस महीने इस पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में इंडिया के कम वोट आए हैं। अब पॉपुलैरिटी वो तो बदलती रहती है, जो इस सीजन का एक्स है वो अगले सीजन का क्रश भी बन सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि इंडिया आज कहाँ है, सवाल ये है कि इंडिया कल कहाँ जाना चाहता है। जुलाई 2026 में कुछ हफ्तों के लिए जब ग्लोबल एआई स्टॉक्स में तेज उतार चढ़ाव आया, तो इंडिया अचानक एक सेफ हेवन बन गया। जिस एक महीने में MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स 9% से ज्यादा गिरा, उस महीने निफ्टी उल्टा करीब 1% ऊपर गया। क्योंकि जब एआई का बुलबुला थोड़ा ढलने लगता है, डोलने लगता है, तो इंडिया की बोरिंग कंजम्पशन स्टोरी अचानक सेफ लगने लगती है। जिस चीज को कल तक कमजोरी बोल रहे थे, जब एआई ट्रेड ठंडा पड़ा, वही कमजोरी 2 हफ्ते के लिए
ढाल बन गई। पर लंबे खेल में इंडिया के पास सिर्फ सेफ और बोरिंग रहने का ऑप्शन नहीं है। इंडिया को उस कहानी में भी एक किरदार चाहिए जो कहानी अग्रेसिव और हैपनिंग है। असली प्रॉब्लम भी यही है, इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा एआई यूजर बेस है, पर उसके पास प्रोड्यूसर बहुत कम है। हम एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। कंज्यूमर हैं, प्रोड्यूसर्स नहीं। ऐसा ही ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट और हर सर्विस के साथ होता था, होता है और शायद होता रहेगा। मोबाइल, कंप्यूटर, नेटफ्लिक्स, मैकडी। तो वे फॉरवर्ड क्या है? पहला चिप और कंप्यूटर। सेमीकंडक्टर मिशन असली और सब्र वाला दांव है। रातों रात इंडिया एनवीडिया या ताइवान नहीं बन सकता है। ये एक दशक का खेल है, कोई तिमाही का नहीं। दूसरा, डेटा सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ थोड़ी हलचल है। अडानी ग्रुप डेटा सेंटर्स में बड़ा पैसा लगा रहा है। रिलायंस अपनी एआई महत्वाकांक्षाएं दिखा रहा है। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कल के लिस्टेड एआई चैंपियंस बन सकते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा, रिफॉर्म्स। सर्वे में सिर्फ एआई नहीं, रिफॉर्म्स की कमी भी एक बड़ी वजह थी। दुनिया देखना चाहती है कि इंडिया अपने बिजनेस को आसान बनाए, अपनी ग्रोथ को असली बनाए। और लास्ट में अच्छी खबर, ठीक वैसे जैसे पुलिस लास्ट में आती है, वो ये कि तराजू पहले से ही थोड़ा झुकने लगा है। वैल्यूएशन अब औसत से नीचे आ चुका है। सिटी ग्रुप इंडिया के सीईओ का कहना है कि इंडिया का करीब 1.5 साल लंबा डाउनटर्न अब खत्म होने की कगार पर है और जुलाई में 4 महीने बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस खरीदार बने। करीब 20,200 करोड़ रुपए डाले उन्होंने। इस तिमाही में उन्होंने $4 बिलियन से ज्यादा के इंडियन स्टॉक्स खरीदे, जो किसी भी इमर्जिंग मार्केट में सबसे ज्यादा है। यानी जो कल दरवाजे से निकला था वो आज खिड़की से झांक रहा है। एक सर्वे कहता है कि इंडिया एशिया में सबसे कम पसंदीदा है और वो सच है, पर वो पूरा सच नहीं है। वो सच सिर्फ इतना बताता है कि इस वक्त ग्लोबल पैसा एक कहानी के पीछे भाग रहा है और उस कहानी में इंडिया अभी एक साइड कैरेक्टर है, जैसे डीडीएलजी में करण जौहर। पर उसी वक्त इंडिया की कंपनियां कमा रही हैं। इंडिया का रिटेल इन्वेस्टर अपनी सारी खूबियों और सारी कमजोरियों के साथ मार्केट को थामे हुए है और वैल्यूएशन ऐसी जगह है जहां से कहानी आगे बढ़ सकती है, जहां साइड कैरेक्टर अचानक तो नहीं, लेकिन एक लंबे कैरेक्टर आर्च के जरिए प्रोटैगनिस्ट बन सकता है। मार्केट एक शीशा है, जब वो इंडिया को नापसंद बताता है तो वो असल में हमें डर के बारे में, भीड़ के बारे में और कहानियों की ताकत के बारे में बता रहा होता है। पॉपुलैरिटी आती जाती रहती है, वैल्यू टिकती रहती है और सबसे जरूरी बात, स्टॉक मार्केट का मूड और एक देश की किस्मत कभी एक चीज नहीं होती है। बाकी वोटिंग तो चलती रहेगी, तराजू थामे रहिए और देखते रहिए जिंदाबाद।